नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में अमृत महोत्सव के तहत आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिसर में 22 राज्यों द्वारा लगाए गए हस्तकला स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ संबद्ध भारतीय संस्कृति की व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। देश के अंदर जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके बारे में गोविंद मोहन जी कह रहे थे, बहुत सारे काम। ये सच है कि बहुत सारे काम जो है हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अपनी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, जिसको बोलते हैं कई बार पॉलिटिकल कमियां हैं या पॉलिटिकल मांग है, जरूरत है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि भारत का जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो दुनिया के सबसे मजबूत प्रजातंत्रों में से एक है। और हम अभी गोविंद मोहन जी ये कह रहे थे कि कल्पना शक्ति, हमें कल्पना करनी है आगे की, तो वो कल्पना भी अगर हम कर पाएंगे तो जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा तभी हम ये कर पाएंगे। जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। यह समय न केवल इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे वीर शहीदों को हम नमन करने का, बल्कि उनके सपनों को साकार करने का भी है। आज के इस अवसर पर मैं देश के सभी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, जिन्होंने इसमें भाग लिया, उन सभी सेनानियों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी हमारे नाम की। उन सभी को नमन करते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके द्वारा किए हुए संघर्ष की हमेशा ऋणी रहेगी। मैनेजमेंट स्किल, इन दोनों का अगर हम आपस में ठीक प्रकार से समन्वय करेंगे तो जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, उन्होंने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो गीता के किसी पृष्ठ को आप खोल लीजिए, आपको अपनी समस्या का सभी हल उस गीता में से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथियों के सामने, एक तरफ जो है कौरव लोगों की इतनी बड़ी सेना थी, बड़ी सेना, ज्यादा उनके पास अस्त्र शस्त्र, लेकिन उसके बावजूद भी पांडवों को उन्होंने विजय दिला दी। ये मैनेजमेंट था। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी उसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर मैनेजमेंट गुरु किसी को कहा जा सकता है तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा जा सकता है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हम अपनी जो सनातन संस्कृति है और भारत की पुरातन पद्धतियां, उन दोनों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने सुलझाया ना हो। विदुर से लेकर चाणक्य नीति में एक एक सूत्र, हमारे सारे प्रश्नों का उनका उत्तर छिपा हुआ है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप सब भारत के भविष्य हैं। आप जिन क्षेत्रों में जाओगे उन क्षेत्रों में आपकी लीडरशिप मजबूत हो, आपकी लीडरशिप का लोहा माने, लोगों को उसमें सेवा भाव दिखाई दे, लोगों को उसमें अपनी जरूरत जो उनको उस समय में हो, उस जरूरत का निदान आपके हाथों से हो और आप अपना ये जीवन भी सफल करें और आने वाले सारे जीवन आपके सफल। उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस नेता एनसी बाबा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सत्याग्रह कर आंदोलन का बिगुल फूंका। वहीं कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि सरकार इस योजना को तुरंत वापस ले, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। वहीं केंद्र सरकार पर बरसते हुए कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह ने कहा कि देश में जिस तरह से हिटलर शाही सरकार चल रही है उसको आम जनता से कोई लेना देना ही नहीं है।
भाजपा की पहली सरकार लेके आए, आज उसके विरोध में पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर देशव्यापी सत्याग्रह पर आज सब लोग एकजुट होकर युवाओं की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के माध्यम से बैठी हुई है। आज आप देखेंगे जिस तरीके से इस देश में तानाशाही की चरम सीमा पर है, देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम भाजपा की सरकार के द्वारा लगातार पिछले 8 वर्षों से किया जा रहा है। कभी किसानों के ऊपर कृषि बिल को लेकर आते हैं, कभी GST के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के साथ साथ व्यापारियों की कमर को तोड़ने का काम भी भाजपा की सरकार ने किया है। लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। हमारी जुडिशरी को कभी आज तक भारत के इतिहास में आगे मीडिया के समक्ष आके अपने पक्ष नहीं रखना पड़ा, लेकिन इन 8 सालों में ये भी देखा गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने का भी उनको एक आवश्यकता पड़ी। रही बात आज अग्निपथ की, तो जिस तरीके से हमने आज़ादी की लड़ाई को सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था और उसी सत्याग्रह के मार्ग को अपना करके हमने कृषि बिल को वापस लेने पर केंद्र की सरकार को मजबूर कर दिया था। एक सत्याग्रह का प्रोग्राम था कांग्रेस पार्टी के तरफ से। ये अग्निपथ के खिलाफ है प्रोग्राम, क्योंकि जो अग्निपथ पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की है ये सोच विचार के ज़्यादा नहीं कर रखी है और ये ऐसे ही थोप दी है। इसमें इनको सोचना था कि 16 साल के बच्चों को अगर आप 4 साल के लिए नौकरी में रखोगे तो जब 21 साल के होंगे उसके बाद वो करेंगे क्या। इसमें सोच विचार करना चाहिए था। जो जिस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया है ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है और चाह रही है कि रूलिंग पार्टी हमारी बात सुने और सोच समझ के प्रस्ताव। उत्तराखंड के खटीमा में अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने एक्स आर्मी मैन और क्षेत्र के युवाओं के साथ अग्निपथ योजना को लेकर पुरानी तहसील में शहीद स्मारक पहुंचकर अग्निपथ योजना का विरोध किया। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक कापड़ी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज कांग्रेस की तरफ से प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन है सत्याग्रह के रूप में। आज हम सत्याग्रह में हम आज तहसील परिसर में बैठे हैं। भाजपा मोदी सरकार द्वारा जो अग्निवीर योजना चलाई जा रही है ये युवाओं को छलने का एक मात्र तरीका है। नई नई योजना लाते हैं, फिर बैकफुट पे जाते हैं। पहले किसानों के लिए योजना लाए थे, उसके बाद किसानों के लिए योजना में वो पीछे हटे, बैकफुट पे हटे, और यही हाल इस योजना में भी होगा। आप बताइए 4 साल के लिए अगर आप किसी को नौकरी भी देते हैं, बोलते हैं पैसा दे रहे हैं, बाप तो नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो रहा है 4 साल बाद, क्या होगा देश का हाल। 4 साल बाद आदमी सेना के अंदर जा रहा है, 4 साल के अंदर सेना के अंदर उसके बहुत सारे कोर्स हैं, सिग्नल कोर है, वो सीख भी नहीं पाता है बहुत सारी बातें। वो क्या जाके बॉर्डर पर लड़ेगा, कल हमको लड़ाई अगर झेलनी पड़ती है। तो मुझे लगता है इस हालात के अंदर देश की हालत ख़राब है। युवाओं को साथ आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर जो है युवा आक्रोश में है। इस आक्रोश के साथ मुझे लगता है कि सरकार को दोबारा सोचना चाहिए और कम से कम जो सेना के जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, तीनों सेना को जो चीफ हैं उनको उनका राजनीतिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकली उनके द्वारा भी बयान दिलाया जा रहा है। और अगर ये सही होता तो युवाओं के अंदर आक्रोश क्यों होता। हम तो युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं। ये जो भी कार्यक्रम है सब हिंदुस्तान के युवाओं द्वारा किया जा रहा है। हम कांग्रेस के जो लोग हैं उनको सिर्फ ये समर्थन दे रहे हैं कि हाँ आपकी मांग जायज़ है और इसीलिए आज हम सत्याग्रह में बैठे हैं कि जो है अविलंब मोदी सरकार जो है इस वहीं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ उन्होंने कहा कि आज हमारे देश की सेना पराक्रम और शौर्य के लिए जानी जाती है, लेकिन सरकार अब जवानों का भी मनोबल तोड़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना शुरू कर दी गई है, जिसमें नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा, लेकिन 4 साल बाद उनको जो है 75% से ज़्यादा लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हमारे सामने है। रूस के पास बेहतरीन हथियार और टेक्नोलॉजी है, लेकिन दीर्घकालिक सैनिक नहीं है। किराए के सैनिक हैं या अग्निवीरों जैसे सैनिक हैं जो अल्प समय के लिए रखे गए हैं,
उसकी वजह से वो युद्ध में अभी तक कोई बड़ी सफलता बहुत बड़े नुकसान के बाद भी नहीं प्राप्त कर सका है। हम कहना चाहते हैं कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और हमारे नौजवानों के रोजगार के साथ खिलवाड़ है। तर्क दिया जा रहा है कि 4 साल बाद रिटायर करने के बाद उनको रीएम्प्लॉय किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब आज के दिन में प्रतिवर्ष 55,000 के करीब जो सैनिक हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2% लोगों को दोबारा रोजगार मिल रहा है। तो जब 55,000 में 2% को मिल रहा है, तो जो 4 साल बाद लाखों लोग रिटायर होंगे, उनमें कितनों को रोजगार सरकार दे पाएगी और कहाँ दे पाएगी। बल्कि मेरा तो आरोप है, सरकार अडानी और अंबानी के गोदामों के लिए ट्रेंड चौकीदार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापारी नेता के पुत्र पर हमला होने से व्यापारियों में काफी आक्रोश फैल गया। कोतवाली पहुंचे तमाम व्यापारियों ने हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना को लेकर व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापार मंडल के जिला महामंत्री और नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब के डायरेक्टर निर्मल सिंह हंसपाल के पुत्र दीप हंसपाल पर बाइक सवार युवकों ने उस समय हमला बोल दिया जब व्यापारी नेता का पुत्र अपने एक कर्मचारी के साथ स्कूटी पर बाजार जा रहा था। बीच बाजार में दीप पर हमला होने से मौके पर हड़कंप मच गया। हमला होने के बाद दीप ने एक दुकान के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। हमलावरों ने उनके बेटे कर्मचारी से मारपीट करते हुए स्कूटी को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। हमला किए जाने तथा स्कूटी से तोड़फोड़ किए जाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आक्रोश जताया और आरोपियों को गिरफ्तार कराने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि दीप हंसपाल नाम के लड़के पर किन्हीं लड़कों द्वारा हमला किया गया है। तो उसके बाद उस लड़के की तरफ से हमें तहरीर प्राप्त हुई जिसमें 2 लड़के नामजद किए गए। 3 अज्ञात के खिलाफ उन्होंने तहरीर लिखाई है। तो हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जिन लड़कों ने मारपीट की है उन्हें चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ऐसा है कि पहले भी पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और ये शहर का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक छोटा सा शहर और उसमें जो है ऐसा माहौल ख़राब हो, आए दिन व्यापारियों पे या आम जन लोगों पे जो है ऐसे हमले हों, तो हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस जो ये घटनाएं हो रही हैं इसको अपने संज्ञान में लेके एक अच्छे तरीके से इसकी जांच कराई जाए, जिससे कि जो है भविष्य में ऐसी घटनाएं लोग व्यापारियों के संग या लोगों के संग ना हो। देखिए, हम पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें ना फंसे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर जो है सामने खड़ा कर दिया जाए, वो भी गलत है। निष्पक्ष जांच हो। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अपने संज्ञान में लेके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने संज्ञान में इसको लें और एक निष्पक्ष जाँच करा के भविष्य में ऐसी घटनाएँ लोगों के संग ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा शहर के फल व्यापारियों को राहत देने के लिए वेंडर जोन के निर्माण की कवायद उधर लटकती नजर आ रही है। नगर पालिका ने 70 दुकानों के निर्माण के लिए 64 लाख का प्रस्ताव शासन ने बजट में कटौती कर 44 लाख बजट स्वीकृत किया है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि अल्मोड़ा शहर में वेंडर जोन के निर्माण के लिए शासन ने बजट में भारी कटौती, जिसकी वजह से निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। जब तक स्पष्ट कार्य योजना का निर्देश नहीं आता है तब तक वेंडर जोन का निर्माण होने में कठिनाइयां हो रही हैं। देखिए, वेंडर जोन का प्रस्ताव काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। काफ़ी प्रयास करने के बाद इसमें जो प्रोजेक्ट हमारे द्वारा बनाया गया था वो लगभग 64 लाख का बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 70 दुकानें बनने का प्रस्ताव था। लेकिन शासन स्तर पर उस प्रस्ताव में कटौती करके उसे 42 लाख का बनाया गया है और ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसमें कितनी दुकानें बनेंगी। तो इसमें हमारे द्वारा शासन को लिखा गया कि ये जो कटौती शासन स्तर पर की गई है वो किन किन मदों में की गई है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और उसको रिवाइज उसकी DPR बना करके उस पर काम प्रारंभ किया जा सके। इसमें 2 पत्र हमारे द्वारा शासन को भेजे गए हैं, लेकिन खेद का विषय है कि शासन से कोई भी उत्तर
इस संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है। जुलाई माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत कांवड़ियों को दी जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर रविंद्र कुमार, चमोली क्षेत्राधिकारी यातायात सुरेंद्र प्रसाद बलूनी प्रभारी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार 3 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री की चोटियों और केदारनाथ में हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा के कारण मौसम सुहावना हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की सी मध्यम वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश के लिए 28 जून तक भारी बारिश की येलो अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि देहरादून में भी आज तेज हवा के साथ जमकर बादल गरजे। तो वहीं जारी पूर्वानुमान में 29 जून को प्रदेश के 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट के साथ ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने को भी कहा गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं मंडल के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बौछार के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 28 को दायरा और बढ़ेगा और नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के अलावा कुछ अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक दिवसीय सत्याग्रह की तरह गांधी पार्क में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध अनेकों रिटायर्ड फौजियों ने भी किया है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार भी मौजूद रहे। देखिए, सत्याग्रह है और जो देश की सुरक्षा को आंतरिक और बाहरी खतरा हुआ है, जनरल बख्शी जो लगातार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते थे, उन्होंने भी कहा है जो इकोनॉमी क्रैश हुआ है या इकोनॉमी को आपने ख़राब किया है, उसके लिए केवल एक फ़ौज ऐसे नहीं है जिसमें आप इसका एक्सपेरिमेंट करें। आपने रुपये की कीमत इतनी गिरा दी कि डॉलर जो है आज 80 रुपये के आसपास पहुंच गया है। उन सबका समाधान फ़ौज के संग खिलवाड़ करके नहीं होना चाहिए। पेंशन नहीं मिलेगी, लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। 4 महीने 6 महीने में एक व्यक्ति फौजी नहीं बन सकता। उस व्यक्ति के, उस बच्चे के जीवन के साथ भी ये खिलवाड़ है, उसके जीवन चक्र के साथ ये खिलवाड़ है। 21 साल की उम्र में एक नौजवान जब बेरोजगार होगा, उसके बाद उसको जब रोजगार प्राप्त नहीं होगा, वो कैसे मान सम्मान से अपना जीवन बिताएगा, ये सोचनीय प्रश्न है। ना तो आप उसको पेंशन दे रहे हैं, ना भत्ते दे रहे हैं, ना कैंटीन की सुविधाएं दे रहे हैं, और ऊपर से आपने राष्ट्र की सीमाओं को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि एक सैनिक को, परिपक्व सैनिक बनने में, पूरा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सैनिक बनने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। ये हम नहीं कह रहे, इसको सेना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। रिटायर्ड परमवीर चक्र विजेता भी इस बात को कह रहा है कि ये देश के साथ गलत हो रहा है। जनरल बख्शी जो बीजेपी को फेवर करते थे, वो भी आज कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अनेकों रिटायर्ड ऑफिसर्स जो फौज से निकले, वो कहते हैं कि ये सफल नहीं होगा। और इसका उदाहरण रशिया है, इसका उदाहरण कई अन्य देश हैं। आज यूक्रेन जैसे छोटे से देश को नहीं जीत पा रहा है रशिया, क्योंकि वहाँ भी फुली स्किल्ड फौज नहीं है। तो भारत को खतरे में क्यों डाला जा रहा है? जब चाइना हमारी ज़मीनों में कब्जा कर रहा है, जब नेपाल जैसे देश ने हमारे देश में कब्जा कर दिया, हमारी एक ज़मीन में कब्जा कर दिया, और एसएसबी को रोक दिया गया है उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो ये समझा जा सकता है कि मोदी की सरकार किस तरीके से जो दुश्मन देश है उनके सामने घुटने टेक रहे हैं, और जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे भी आज भारत के संबंध खराब हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हरिद्वार के देवपुरा चौक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। इसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर अपना रोष प्रकट किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निपथ योजना भाजपा सरकार देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। जनता उन्हें इस कृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, आज जो हम सब कांग्रेसी पूरे देश में सत्याग्रह पे बैठे हैं, अब समय आ गया है सत्याग्रह पे बैठने का।
क्योंकि देश जो है दिशाहीन होता जा रहा है और दिशाहीन इसको किया जा रहा है। कुछ चंद लोग हैं जो पूरे समाज को, पूरे देश को दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेसी आज सत्याग्रह पे है, अग्निपथ को लेके है। जो देश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और भविष्य के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, उसको आज उन सब चीज़ों को लेके आज पूरे समस्त देश के कांग्रेसी, समस्त समाज सेवी आज जो है सत्याग्रह पे बैठे। ये उसका विरोध नहीं है। कोई अच्छी स्कीम लाएंगे तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। किसान बिल लाए, उन्हें वापस लेना पड़ा किसानों के विरोध के बाद। आज नौजवानों के लिए वो अग्निपथ योजना लाए। आज सड़कों पे नौजवान आंदोलन कर रहा है, लाठियां खा रहा है, गोलियां चल रही हैं नौजवान के ऊपर। जब नौजवान उस स्कीम को स्वीकार नहीं कर रहा कि 4 साल आप उसे रोजगार दे रहे हो और उसके बाद उसको कहोगे कि चला जा, तो ये नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा, देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है। सैनिकों के सम्मान में भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अग्निपथ योजना की कांग्रेस डटकर विरोध कर रही है। और जिस तरह से आज मोदी जी और भाजपा कर रही है, उनका लोकतंत्र में और संविधान में कोई विश्वास नहीं है। महाराष्ट्र में किस तरह सरकार को तोड़ने का काम, एक चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम। वहीं देहरादून के IRDT सभागार में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। बता दें कि 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तराखंड के तत्वाधान में किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ से आए बच्चों को उत्साह में बढ़ोतरी हो सके, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकें और उत्तराखंड के बारे में जान सकें। सरकार के द्वारा ये प्रतिवर्ष आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को उनकी जागरूकता के लिए और एक दूसरे राज्यों के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए इस तरह का आदान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चों में एक एक्सपोजर भी मिलता है और साथ साथ एक उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। एक बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उनको एक दूसरे संस्कृति की जानकारी के लिए और बेहतर एक्सपोजर के दृष्टि से ये कार्यक्रम देता। तो नेहरू युवा केंद्र का ये 13वां आदान प्रदान ये यहाँ पर इसकी आज शुरुआत हुई है, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाके करीबन 6 जगहों से लोग आए हैं और खासकर नक्सल प्रभावित बच्चों को ये संदेश ये लोग अपने क्षेत्र में लेके जाएं कि नक्सलवाद से कभी भला नहीं होता और नक्सलवाद हमेशा स्थानीय लोगों के विकास को अवरुद्ध कर देता है। इस दृष्टि से इन बच्चों को ज्ञानवर्धन हो और ये बच्चे अपने यहाँ जाकर के फिर लोगों को मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध हों। इस दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयास है, जिसमें हमारे राज्य में हमारा युवा कल्याण विभाग जो है उसके द्वारा इसमें नेहरू युवा केंद्र के साथ आपसी सहयोग से इसमें वो लोग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और इन बच्चों को तमाम FRI हो गया, टेरी झील हो गई और तमाम ऐसे डेस्टिनेशन जाते हैं जिससे बच्चों के अंदर एक बड़े आत्मविश्वास के साथ कुछ करने का जज्बात पैदा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गांव खिलड़िया में विधायक भुवन कापड़ी पहुंचे, जहां 21 जून को प्रशासन द्वारा तोड़े गए एक गरीब के मकान का निरीक्षण किया। वहीं पीड़ित परिवार से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि 21 जून को पीड़ित का निर्माणाधीन मकान SDM, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में JCB से देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया था। वहीं इस मामले में विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि खनन अधिकारी के दबाव में प्रशासन ने JCB से एक गरीब का मकान बिना सूचना दिए ही प्रशासन ने तत्काल तोड़ दिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। जो मकान तोड़ा गया वो एक खनन अधिकारी के दबाव में तोड़ा गया। अचानक 1 घंटे पहले रोकने को कहा जाता है और 1 घंटे बाद JCB ले जाके तोड़ दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं और मकान तोड़ दिया जाता है। तो एक गरीब आदमी मजदूरी करके मकान बना रहा था, उसको तोड़ने का काम किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसकी बातचीत मेरी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी दोनों से हुई है और आज मैं वहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से भी मिलकर आया हूँ। तो सरकार को ग्रामीणों जो गरीब आदमी हैं उनको बिठाने का काम करना चाहिए। वहीं गदरपुर के नेशनल हाईवे 74 पर रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में आग लग गई,
जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मुख्य अग्निशमक अधिकारी वंश बहादुर यादव ने बताया कि रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को लाया गया। सुबह 6 बजे घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 3 घंटे से लगातार एनडीआरएफ के सहयोग से आग बुझाने का कार्य जारी है। वहीं स्थानीय ग्रामीण प्रेम कोचर ने बताया कि लगभग 4:30 बजे आग की सूचना ग्रामीणों को मिली थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को जानकारी दी गई थी। ये सूचना लगभग 6:15 बजे मिली और हमारी 5 गाड़ियाँ और एनडीआरएफ पूरी टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ भी 1 टैंकर और 3 गाड़ियाँ और जो है सहयोगी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और फायर फाइटिंग काम कर रही हैं। नुकसान का आकलन का अंदाजा को? नुकसान का आकलन तो बाद में किया जाएगा, जांच के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना है। अभी जिनका ये जैसे बताया जा रहा है कि रिद्धि सिद्धि का है, उनसे संपर्क करने के बाद कितना मटेरियल था, किस रेट का है, क्या है, तो वो बाद में पता चलता है। में मक्के का चोकर है। अब ये घटना लगभग 4:30 बजे की है। 5:30 बजे के आसपास गांव के कुछ लोग हल्ला काटते हुए सर आए भागते हुए, आग लग गई, आग लग गई। उनकी आवाज़ सुनकर सब लोग, लगभग गांव के आधा लोग ही पहुंच ही चुके थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी आ गई। एनडीआरएफ जो हमारे पड़ोस में है चीनी मिल में, वो लोग भी आए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और लगे हुए हैं, बुझा रहे हैं उस चीज़ को। अब आग है, जब तक पूरा कंट्रोल नहीं होता तब तक इस बारे में क्या कह सकते हैं कि कितना नुकसान होगा, कितना नहीं। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।